कहा जाता है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और जब आदमी 100 झूठ बोलेगा तो बार बार पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो पलटी मारनी पड़ेगी, यानी यू टर्न लेना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हाल भारत के चुनाव आयोग यानी केचुआ का हो गया है। पहले राजीव कुमार, फिर ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों ने भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था का ऐसा कचरा बनाया है जो कभी भी फैल जाता है। जी हाँ, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक बार फिर से धमाका किया है और एक विस्तृत रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से केचुआ और ज्ञानेश कुमार दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को यानी लोकतंत्र की अम्मा को आए दिन टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। और तो और समझने वाली बात यह है कि डुप्लीकेशन हटाने वाले सॉफ्टवेयर को अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर कह दिया था कि बहुत खराब सॉफ्टवेयर है, सारा कामें गड़बड़ कर देता है, यूज करने के लायक नहीं है। और ये सारी बकैती सुप्रीम कोर्ट में करने के कुछ ही दिन बाद फिर से उसी सॉफ्टवेयर को यूज करने लगा, वो भी गुपचुप तरीके से, और यूज करने में भी बड़ा झोलझाल है। इसके अलावा एक नया सॉफ्टवेयर भी घुसा दिया। अब उसी झोलझाल को लेकर टीआरसी ने एक जोरदार रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। एकदम आसान भाषा में पूरी कहानी दिखेंगे। आप लोग भी अमृतकाल का ये विश्वगुरु टाइप नमूना देखिए और कल्पना करिए कि भारत किस रास्ते पर चल रहा है। उधर यूपी के एकमात्र जिले प्रयागराज से एसआईआर को लेकर जो खबर सामने आई है चौंका देने वाली है। जी हाँ, एक जिले में इतने वोटरों का नाम हटने का सिलसिला चल पड़ा है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लाखों लोगों को नोटिस मिली है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे मोदी काल के उस कमाई की जिसने देश भर में नफरत का माहौल बना रखा है। वो नफरत किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, जाति, धर्म, विचारधारा, रंग, रूप, लिंग, भाषा या फिर कोई भी चीज जो एक को दूसरे से अलग करती है वो आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। जरा सोचिए, आप चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि अरे मैं भारतीय हूं, विदेशी नहीं हूं, चाइनीज नहीं हूं, और चिंटुओं की भीड़ आपकी हत्या कर दे। ये घटना भी डबल इंजन की है। इन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि किसी घर परिवार में, किसी समाज में या किसी देश में जब तक शांति न हो तब तक सुख नहीं आ सकता, और यदि सुख शांति न हो तो खुशी नहीं होगी, जबकि खुशी ही तो जीवन का परम लक्ष्य है। उससे ज्यादा है क्या, उससे आगे क्या है? हम आप जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशी के लिए पूरे मुल्क को दुख में, दर्द में ढकेल देना चाहते हैं, और न सिर्फ वर्तमान में बल्कि भविष्य को भी खराब करने का बीड़ा उठाकर चल रहे हैं। अभी कल ही हमने इस वीडियो में दिखाया था किस तरीके से पूरी दुनिया में भारत के अमृतकाल की चर्चा हो रही है, खूब डंका बज रहा है। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बीबीसी ने बड़ा तगड़ा रिपोर्ट किया है। आप समझ रहे होंगे मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। अपने स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर देखिए। 24 साल का MBA छात्र और उसका छोटा भाई उत्तराखंड के देहरादून में यानी राजधानी में बाजार गए किराने की दुकान से सामान खरीदने। इन लोगों ने तो सोचा होगा कि हम भारत के ही रहने वाले हैं। MBA का छात्र नाम अंजल चकमा था, त्रिपुरा का रहने वाला था। इस 24 साल के नौजवान और उसके छोटे भाई को लगा कि हमारा संविधान तो कहता है कि हम पूरे देश में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं, अपनी मर्जी का व्यापार कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, यानी हम आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं। मगर शायद उन्हें मालूम नहीं था कि ये वो आज़ाद मुल्क नहीं है जिसके लिए गांधी, नेहरू, पटेल जैसे लोगों ने, बोस जैसे लोगों ने, तमाम लोगों ने जीवन भर की लड़ाई लड़ी और जीवन भी दांव पर लगा दिया, जीवन गंवा दिया। ये वो आज़ाद भारत नहीं है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने किया था। ये 2014 के बाद वाली आज़ादी का भारत है जिसमें कहीं भी नफरती चिंटू आपकी हत्या कर सकते हैं। ये BJP RSS का आज़ाद भारत है और इसमें भीड़ तंत्र का बोलबाला हो चुका है। 1 साल से भी ज्यादा समय से अंजल चकमा देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे। उनका भाई भी था। साथ में बाजार में निकले सामान खरीदने, तभी कुछ लोगों ने रोक लिया और इनके बारे में अपमानजनक शब्द बोलने लगे। अंजेल ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया, तभी चिंटुओं की भीड़ उग्र हो गई और अंजेल के भाई माइकल ने पुलिस और दोस्तों को बताया कि कैसे उनके 24 साल के भाई ने शांत भाव से, प्रेम से उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। कहा कि मैं भारत का हूं, इंडियन हूं, चाइनीज नहीं हूं। मगर आप तो जानते हैं कि चिंटुओं के पास इतनी बुद्धि नहीं होती है। उन्हें नहीं मालूम कि भारत के ऐसे कई राज्य हैं जहां की भौगोलिक स्थिति वहां के मनुष्यों के शारीरिक ढांचे को अलग कर देती है, और वैसे ही भौगोलिक स्थिति नेपाल, चीन और अन्य देशों की भी है। इसलिए उनकी शक्ल भारत के अन्य क्षेत्र के लोगों से अलग होती है, कई दूसरे देशों के लोगों से मैच करती है। आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत में भी देख सकते हैं, आप कश्मीर और कन्याकुमारी में देख सकते हैं, आप पंजाब, हरियाणा और यूपी, बिहार में देख सकते हैं। आप अगर दक्षिण भारत में देखें और श्रीलंका के लोगों को देखें तो पहचान नहीं पाएंगे कि कौन कहाँ का है।
भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से ही तमाम प्राकृतिक चीजें निर्धारित होती हैं, वो पेड़ पौधे हों, फसलें हों या फिर मनुष्य। लेकिन चिंटुओं के पास इतनी बुद्धि तो है नहीं। पढ़े लिखे होते, ज्ञान होता तब तो कुछ पता चलता। अपने ही देश में अंजेल और माइकल पर चिंटुओं ने हमला कर दिया। अंजेल कहते हैं कि मैं चीन का नहीं हूं, भारतीय हूं, लेकिन चिंटुओं ने एक नहीं सुनी। दोनों भाइयों को गालियां देते रहे और उन पर हमला करते रहे। पिछले 2 हफ्ते तक लगातार अंजेल का इलाज चला। अंजेल की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। माइकल भी गंभीर रूप से घायल है, यानी छोटा भाई भी घायल है, उसकी हालत भी गंभीर है और अब एंजेल इस दुनिया में नहीं है। यानी चिंटुओं ने अपने ही देश के एक नागरिक को चाइनीज बताकर हत्या कर दिया, वो भी डबल इंजन की सरकार की राजधानी में। उनके दोस्तों ने मीडिया से बताया कि वो बहुत ही शांत और मिलनसार लड़का था। दोस्त भी नाम बताने से डर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज में गुस्सा है, सिस्टम के प्रति अविश्वास है। उधर त्रिपुरा में भी लोग काफी गुस्से में हैं, सिस्टम और सत्ता से नाराज हैं। खबरों के अनुसार 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग भी हैं और मुख्य आरोपी फरार हो चुका है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, देश की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और देश के राष्ट्रपति इस नौजवान की मौत पर कोई जवाब दे पाएंगे? क्या इनके माँ बाप को, इनके परिवार के सदस्यों को कह पाएंगे कि ये देश संविधान से चलता है? क्या उनसे कहा जा सकेगा कि भारत के नागरिकों को जो एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वो असलियत में लोगों को मिल भी रहा है? कौन है वो लोग जिन्होंने नफरती चिंटुओं को सरेआम किसी को बांग्लादेशी तो किसी को चाइनीज कहकर हत्या करने का लाइसेंस दे दिया है? कौन है नफरती चिंटुओं का सरगना? कौन है जो अपने भाषणों में बार बार घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करके चिंटुओं को उकसा रहा है, उन्हें आतंकवाद फैलाने के लिए तैयार कर रहा है? किसके दम पर ये चिंटू सरेआम हत्या कर रहे हैं? क्या बीजेपी आरएसएस मिलकर, भारत सरकार और उत्तराखंड की सरकार मिलकर, पूरा सिस्टम मिलकर उन माँ बाप को इस मौत का जवाब दे पाएगा? और ये तो नफरती चिंटू हैं, असामाजिक तत्व हैं, इन्हें बाकायदा तैयार किया गया है, ज़ॉम्बी बनाया गया है, जिन्हें सिस्टम ने तैयार किया है। इधर देखिए, जब खुद देश की सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था डंके की चोट पर इस तरह का खेल करेगी तो किसी से और किसी से आप क्या उम्मीद करेंगे? हाल ही में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया था कि कैसे साल 2018 से लगातार जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के लिए किया जाता था, बिहार के एसआईआर में चुनाव आयोग ने उसका प्रयोग नहीं किया। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया कि देखिए, सॉफ्टवेयर बहुत खराब है, यूज करने के लायक नहीं था। यानी न जाने कितने लाख या करोड़ रुपया लगा के सॉफ्टवेयर बनाया गया, पिछले कई साल तक इसको यूज भी किया गया, तब यह अच्छा था, तब इसकी खूब तारीफ होती थी और जबरदस्ती यानी जोर लगाकर इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कहा जाता था। एकदम यूज होना ही चाहिए वाला मामला था। मगर बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि यह सॉफ्टवेयर बहुत खराब है, बहुत गलती करता है, इसको यूज करने के लायक नहीं है। चलिए मान लिया सॉफ्टवेयर खराब ही था, लेकिन अब देखिए, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की नई रिपोर्ट बता रही है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जिस सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग ने खराब बताया और कहा था कि गड़बड़ था, यूज करने के लायक नहीं था, अब उसी सॉफ्टवेयर को 12 राज्यों में जब एसआईआर हो रहा है तो फिर से यूज करने लगा है। और इस बार यूज करने में और भयंकर खेला समझ में आ रहा है, क्योंकि केंचुआ ने डुप्लीकेट वोटों को हटाने के लिए अपनी नियमावली, मैनुअल बुक, रूल बुक, कठोर जमीनी सत्यापन प्रक्रिया सबको किनारे कर दिया, जबकि ये सब कुछ असली और फर्जी वोटरों को अलग करने के लिए, छांटने के लिए जरूरी माना जाता है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता है कि यह सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, इसीलिए हमने बिहार में यूज नहीं किया, और उसके 8 ही दिन बाद वही डुप्लीकेशन डिटेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर 12 राज्यों में अचानक से चोरी छिपे लागू कर दिया जाता है, बिना किसी को बताए। ये रिपोर्ट कह रही है कि चुनाव आयोग ने यह सब कुछ बिना लिखित प्रोटोकॉल, बिना एसओपी, बिना रिकॉर्डेड गाइडलाइन और बिना सार्वजनिक सूचना के किया है। यानी पहले बिहार में इसका यूज नहीं किया, तब भी किसी को नहीं बताया कि कहां यूज नहीं कर रहे हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो कह दिया खराब है, और अब सुप्रीम कोर्ट में इसे खराब बताने के बाद जब दोबारा यूज कर रहा है तब भी किसी को नहीं बताया कि यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है। चुनाव आयोग है या खुफिया एजेंसी, हर चीज को इतना छुपाता काहे है भाई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बताया है कि यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनावी अफसरों ने बात की इनसे। इन लोगों ने कहा कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, यानी चुनावी अफसर भी डर में हैं। टीआरसी के पत्रकारों ने इस सॉफ्टवेयर को यूज करने का ट्रेनिंग सेशन देखा, ऐप का काम भी रिकॉर्ड किया। यह सब कुछ अफसरों के नाम न बताने और छापने की शर्तों पर किया गया। अधिकारियों का कहना है कि लास्ट टाइम में एल्गोरिदम लागू किया गया, इसलिए रीवेरिफिकेशन की कोई भी साफ चेकलिस्ट या प्रोटोकॉल नहीं बनी है। बीएलओ और ईआरओ अपने कॉमन सेंस से काम कर रहे हैं, यानी भारत का लोकतंत्र कॉमन सेंस से चलेगा, यानी कोई नियमावली नहीं, कोई तरीका नहीं बताया गया है। अपनी मर्जी से देख लो भैया। यह रिपोर्ट बता रही है कि एसआईआर के नतीजों में 11 राज्यों में 86,46,000 लोग अमान्य घोषित कर दिए गए और 3,70,00,000 नाम ड्राफ्ट रोल से हटाए जा चुके हैं। उधर यूपी का ड्राफ्ट रोल 31 दिसंबर को आएगा। उधर बीएलओ का जो ऐप है
उसमें डुप्लीकेट एंट्रीज की लिस्ट आने लगी है। ऐप में बीएलओ को हर एंट्री पर वेरीफाइड या अनट्रेसेबल मार्क करना होता है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि ये सब लिखित आदेश के बिना बीएलओ के ऊपर छोड़ दिया गया है। यानी चुनाव आयोग ने बीएलओ को यह नहीं बताया कि करना क्या है, किस हिसाब से करना है। बीएलओ ही मालिक हो गया है, कोई नियमावली नहीं। कुछ अफसरों ने तो यह भी दावा किया कि अगर 2 एंट्री एक ही बूथ में है तो बीएलओ एक हटाकर समस्या हल कर सकता है, अगर पास के बूथ में है तो समन्वय कर सकता है। लेकिन वोटर को कैसे सूचना दी जाए, कितना समय दिया जाए जवाब देने के लिए, इसकी कोई लिखित व्यवस्था साफ तरीके से नहीं दी गई। जबकि नियम जो कहता है 1960 के रूल 21A के तहत वो कहता है कि नोटिस देकर 15 दिन में जवाब मांगा जाएगा, फिर ईआरओ आगे की प्रक्रिया करेंगे। ये एक तय कानूनी रास्ता है, लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि जल्दबाजी में कई स्टेप्स गायब होने का खतरा है। उधर यूपी के अफसरों का बयान है कि एसआईआर के दौरान हर दिन बीएलओ ऐप में नई नई तकनीकी या नया फीचर और लिस्ट जोड़ा जा रहा है। यानी एक तरफ चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है और उसी बीच बीच में नियम भी ठेलते जा रहा है, रोज नया नया कोई ना कोई सिस्टम लगा रहा है, चेंज हो रहा है। सोचिए, ये कोई इमरजेंसी वाला काम है? किस बात की इतनी जल्दबाजी है, किसके लिए इतनी जल्दबाजी है, आप सबको पता है। और सुनिए, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि चुनाव आयोग ने एक दूसरा एल्गोरिदम यानी सॉफ्टवेयर भी चुपचाप लगा दिया, बिना किसी लिखित नियमावली और पब्लिक डॉक्यूमेंट के। यानी न तो लिखित रूप से नियमावली बनाया, न ही पब्लिक के बीच कोई घोषणा की गई, और चुपचाप एक नया सॉफ्टवेयर भी लगा दिया गया। इस दूसरे सॉफ्टवेयर को अधिकारी मैपिंग कहते हैं। मतलब वोटर को 2002 से 2004 की पुरानी रोल से किसी रिश्तेदार के जरिए जोड़कर वैधता दिखाना है, जैसे बिहार में किया गया था कि 2002 और 2004 की लिस्ट में उसे रेफरेंस माना जाएगा। जो कि अपना रिलेशन नहीं दिखा पाएगा उसको 12 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। अब सवाल यह है कि रिश्तेदार किसको माना जाए। यह रिपोर्ट बताती है कि चुनाव आयोग ने कोई लिखित परिभाषा नहीं दी कि रिश्तेदार कौन होगा। ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बोल दिया था कि पिता, चाचा या उस पीढ़ी का कोई भी, लेकिन मौखिक बयान कानूनी निर्देश तो होता नहीं है। आपके बोलने से क्या होगा, आपको तो लिखित निर्देश देना होगा ना, तब तो नीचे के अधिकारी उसको मानेंगे और एक रूपता होगी। उधर जमीन पर हाल यह है कि बीएलओ अक्सर रिश्तेदार को केवल माता पिता या दादा दादी की तरह देखते हैं, जबकि ज्ञानेश कुमार ने पिता, चाचा या उस पीढ़ी का कोई भी बोला था। और जो इसे साबित नहीं कर पाएगा वो अननोन कैटेगरी में चला जाएगा। ये मैपिंग सॉफ्टवेयर लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज पकड़ने की बात करता है, जैसे नाम और उम्र वगैरह में मेल पाया जाए तो। उदाहरण से समझिए, वोटर कहे कि मेरे पिता का नाम BN राव है और पुरानी सूची में भानुनाथ राव निकले तो सॉफ्टवेयर इसे गलती दिखा देगा। उम्र के अंतर वाली जो शर्तें हैं उसमें भी माता पिता के लिए 18 से 45 साल, दादा दादी के लिए 50 साल से ज्यादा अंतर इसी कंडीशनल चेक बताया गया है। यानी इतना अंतर होना ही चाहिए, इसके ऊपर नीचे कुछ हुआ तो मामला बिगड़ भी सकता है। यह रिपोर्ट बता रही है कि इस सॉफ्टवेयर की वर्किंग मैनुअल सार्वजनिक नहीं है और कई अफसरों के पास भी कोई लिखित गाइडलाइन नहीं है, कोई गाइड नहीं है। लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज वाली लिस्ट बहुत देर से आई, जैसे यूपी में 18 से 20 दिसंबर के पास आई, जबकि ड्राफ्ट की डेडलाइन पास आ चुकी थी। मतलब बीएलओ को फिर से दौड़ भाग करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में सीईओ ऑफिस की मीटिंग में जब अधिकारी लिखित प्रोटोकॉल मांग रहे थे तो नहीं दिया गया। रिपोर्ट कहती है कि मौखिक निर्देश दिए गए, कोई स्पष्ट एसओपी नहीं दिया गया, और यही कारण है कि चुनाव आयोग को ड्राफ्ट पब्लिश करने की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर करनी पड़ी ताकि सेकेंडरी वेरिफिकेशन हो सके। उधर पश्चिम बंगाल में 1 दिसंबर के रीवेरिफिकेशन नोटिस में इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी सॉफ्टवेयर का जिक्र नहीं था। यानी टेक का हस्तक्षेप पारदर्शी नहीं है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने जब चुनाव आयोग से इन दोनों सॉफ्टवेयर के लिखित निर्देश और प्रोटोकॉल कॉपी मांगी तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया, हमेशा की तरह। तो सवाल यह है कि बिहार में डुप्लीकेशन टूल का उपयोग नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि 14,35,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर रह गए और फिर सार्वजनिक रूप से केजरीवाल ने कह दिया कि एसआईआर में सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा और अब अपनी ही बात से फिर यू टर्न ले लिया। तो आप दर्शक जरा बताइए, देश की जनता सवाल करे कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है, इतनी कंफ्यूजन क्यों है और चीजों को बार बार छुपाया क्यों जाता है। लोकतंत्र पारदर्शिता और भरोसे का नाम है, पारदर्शिता होगी तभी तो भरोसा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो हर दिन के साथ, हर नए दिन के साथ एक नया झोल निकल कर आता है। और झोल का लेवल देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में यानी इलाहाबाद में एक जिले में 46,92,000 से ज्यादा वोटर हैं और इसमें से 11,56,000 से ज्यादा वोटरों के नाम 31 दिसंबर की जो लिस्ट आएगी उससे हटा दिया जाएगा। यानी 24.64%, यानी मोटा मोटी 1/4। आप सोचिए कि प्रयागराज जिले से 100 में से 25 वोटर गायब कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 2,87,000 से ज्यादा वोटरों को अपनी पहचान साबित करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इन वोटरों का पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यानी वो 2003 की लिस्ट से अपनों से रिलेशन जोड़ नहीं पाए। यानी अब इन्हें डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, यानी कि मैपिंग में ये लोग नहीं आ पाए। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी एक जिले से 11.5 लाख से भी ज्यादा वोटर हटा दिए जाएंगे, 25% वोटर हटा दिए जाएंगे। मेरा सवाल बार बार वही है कि जो भारत के लोग मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, क्या उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? और यदि वो भारत के नागरिक नहीं है तो किस
हैसियत से उन्हें भारत में रहने दिया जाएगा? तो क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर या किसी अन्य देश में फेंकने की तैयारी है, या फिर उनसे कहा जाएगा कि आप किसी और देश के हैं, जाइए वीजा वगैरह लेकर आइए, तब भारत में रह पाएंगे? क्योंकि जो भारत का नागरिक है उसे वोटिंग का राइट होना ही चाहिए। कोई भी भारत का नागरिक जो 18 साल से अधिक उम्र रखता है, दिमाग से ठीक ठाक है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे गलत साबित नहीं किया गया है, उसे वोट देने का अधिकार मिलना ही चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें ज्ञानेश कुमार का केंचुआ भूल चुका है, और इस कदर भूल चुका है कि रोज रोज अपने ही झूठ में फंसने के बाद भी, आए दिन जलील होने के बाद भी नए नए कारनामे कर रहा है। अब सवाल यह है कि पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केंचुआ ने कह दिया कि यह सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, खराब है, दोषपूर्ण है, तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने चुपचाप सुन लिया, मान भी लिया। तो क्या अब ज्ञानेश कुमार से पूछेंगे कि 8 दिन पहले जो सॉफ्टवेयर खराब था, 8 दिन बाद वो सॉफ्टवेयर अच्छा कैसे हो गया? पहले आपने जब इसका प्रयोग बिहार में नहीं किया तब भी आपने किसी को नहीं बताया कि हम यूज नहीं कर रहे हैं, और अब जब आपने इसका प्रयोग किया है, 12 राज्यों में शुरू किया है, तब भी आपने किसी को नहीं बताया कि हम इसका यूज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यहां तक कि जिन्हें यूज करना है उन्हें भी नहीं बताया गया कायदे से कि कैसे यूज करना है, क्या तरीका होगा, कोई एसओपी नहीं, और बीच में एक नया सॉफ्टवेयर भी घुसा दिया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ज्ञानेश कुमार से ये सवाल करेंगे, क्या उनसे पूछेंगे कि आप आए दिन झूठ क्यों बोलते हैं, बरगलाने वाली बातें क्यों बोलते हैं, पूरी बात साफ साफ देश की जनता को क्यों नहीं बताते? देश की जनता मालिक है, आप मालिक नहीं है, मुगालते में मत रहिए। आप आए दिन अपनी ही बातों से क्यों मुकर जाते हैं, अपनी बातों में एक रूपता क्यों नहीं रखते, और इतनी जल्दबाजी किस बात की है कि एक तरफ एसआईआर हो रहा है, दूसरी तरफ आए दिन आप नया नया नियम, नया नया सॉफ्टवेयर घुसाए जा रहे हैं, और तो और सॉफ्टवेयर के यूज को लेकर कोई नियमावली नहीं, देश को बताया नहीं। ये छुपन छुपाई का खेल क्यों चल रहा है? आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल नहीं करने चाहिए और ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? वैसे आपको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।